बयान 21। दूसरे दिन महाराज जयसिंह दरबार में बैठे हरदयाल सिंह से तेज सिंह का हाल पूछ रहे थे कि अभी तक पता लगा या नहीं। कि इतने में सामने से तेज सिंह एक बड़ा भारी कट्ठर पीठ पर लादे हुए आ पहुंचे। गठरी तो दरबार के बीच में रख दी और झुककर महाराज को सलाम किया। महाराज जयसिंह तेज सिंह को देखकर खुश हुए और बैठने का इशारा किया। जब तेज सिंह बैठ गए तो महाराज ने पूछा, क्यों जी, इतने दिन कहां रहे और क्या लाए हो? तुम्हारे लिए हम लोगों को बड़ी भारी परेशानी रही। दीवान जीत सिंह भी बहुत घबराए होंगे क्योंकि हमने वहां भी तलाश करवाया था। तेज सिंह ने अर्ज किया, महाराज, ताबेदार दुश्मन के हाथ में फंस गया था। अब हुजूर के इकबाल से छूट आया हूं। बल्कि आती दफा चुनारगढ़ के 2 अय्यारों को वहां से लेता आया हूं। महाराज ये सुनकर बहुत खुश हुए और अपने हाथ का कीमती कड़ा तेज सिंह को इनाम में देकर कहा, यहां भी 2 अय्यारों को महल में चंपा ने गिरफ्तार किया जो कैद किए गए हैं। इनको भी वही भेज देना चाहिए। यह कहकर हरदयाल सिंह की तरफ देखा। उन्होंने प्यादों को गठरी खोलने का हुक्म दिया। प्यादों ने गठरी खोली। तेज सिंह ने उन दोनों को होशियार किया और प्यादों ने उनको ले जाकर उसी जेल में बंद कर दिया जिसमें राम नारायण और पन्ना लाल थे। तेज सिंह ने महाराज से अर्ज किया, महाराज, मेरे गिरफ्तार होने से नौगढ़ में सब कोई परेशान होंगे। अगर इजाजत हो तो मैं जाकर सभी से मिला हूं। महाराज ने कहा, हाँ, जरूर तुमको वहां जाना चाहिए। जाओ, मगर जल्दी वापस आ जाना। इसके बाद महाराज ने हरदयाल सिंह को हुक्म दिया, तुम मेरी तरफ से तोहफा लेकर तेज सिंह के साथ नौगढ़ जाओ। बहुत अच्छा कह के हरदयाल सिंह ने तोहफे का सामान तैयार किया और कुछ आदमी संग लेकर तेज सिंह के साथ नौगढ़ रवाना हुए। चपला जब महल में पहुंची, उसको देखते ही चंद्रकांता ने खुश होकर उसे गले लगा लिया और थोड़ी देर बाद हाल पूछने लगी। चपला ने अपना पूरा हाल खुलासा तौर पर बयान किया। थोड़ी देर तक चपला और चंद्रकांता में चुहल होती रही। कुमारी ने चंपा की चालाकी का हाल बयान करके कहा कि तुम्हारी शागिर्दा ने भी 2 अय्यारों को गिरफ्तार कर लिया। ये सुनकर चपला बहुत खुश हुई और चंपा को, जो उसी जगह मौजूद थी, गले लगाकर बहुत शाबाशी दी। इधर तेज सिंह नौगढ़ गए थे। रास्ते में हरदयाल सिंह से बोले, अगर हम लोग सवेरे दरबार के समय पहुंचते तो अच्छा होता, क्योंकि उस वक्त हर कोई वहां रहेगा। इस बात को हरदयाल सिंह ने भी पसंद किया और रास्ते में ठहर गए। दूसरे दिन दरबार के समय ये दोनों पहुंचे और सीधे कचहरी में चले गए। राजा साहब के बगल में वीरेंद्र सिंह भी बैठे थे। तेज सिंह को देखकर इतने खुश हुए कि मानो दोनों जहान की दौलत मिल गई हो। हरदयाल सिंह ने झुककर महाराज और कुमार को सलाम किया और जीत सिंह से बराबर की मुलाकात की। तेज सिंह ने महाराज सुरेंद्र सिंह के कदमों पर सिर रखा। राजा साहब ने प्यार से उसका सिर उठाया। तब अपने पिता को पालागन करके तेज सिंह कुमार की बगल में जा बैठे। हरदयाल सिंह ने तोहफा पेश किया और एक पोशाक जो कुंवर वीरेंद्र सिंह के वास्ते लाए थे वो उनको पहनाई, जिसे देख राजा सुरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए और कुमार की खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। राजा साहब ने तेज सिंह से गिरफ्तार होने का हाल पूछा। तेज सिंह ने पूरा हाल अपने गिरफ्तार होने का और कुछ बनावटी हाल अपने छूटने का बयान किया और ये भी कहा, आती दफा वहां के 2 अय्यारों को भी गिरफ्तार कर लाया हूं जो विजयगढ़ में कैद है। यह सुनकर राजा ने खुश होकर तेज सिंह को बहुत कुछ इनाम दिया और कहा, तुम अभी जाओ, महल में सबसे मिलकर अपनी मां से भी मिलो। उस बेचारी का तुम्हारी जुदाई में क्या हाल होगा वही जानती होगी। बमुजिब मर्जी के तेज सिंह सभी से मिलने के वास्ते रवाना हुए। हरदयाल सिंह की मेहमानदारी के लिए राजा ने जीत सिंह को हुक्म देकर दरबार बर्खास्त किया। सभी के मिलने के बाद तेज सिंह कुंवर वीरेंद्र सिंह के कमरे में गए। कुमार ने बड़ी खुशी से उठकर तेज सिंह को गले लगा लिया और जब बैठे तो कहा, अपने गिरफ्तार होने का हाल तो तुमने ठीक बयान कर दिया, मगर छूटने का हाल बयान करने में झूठ कहा था। अब सच सच बताओ,
तुमको किसने छुड़ाया? तेज सिंह ने चपला की तारीफ की और उसकी मदद से अपने छूटने का सच्चा सच्चा हाल कह दिया। कुमार ने कहा, मुबारक हो। तेज सिंह बोले, पहले आपको मैं मुबारकबाद दे दूंगा, तब कहीं ये नौबत पहुंचेगी कि आप मुझे मुबारकबाद दें। कुमार हंसकर चुप रहे। कई दिनों तक तेज सिंह हंसी खुशी से नौगढ़ में रहे, मगर वीरेंद्र सिंह का तकाजा रोज होता ही रहा कि फिर जिस तरह से हो चंद्रकांता से मुलाकात कराओ। ये भी धीरज देते रहे। कई दिन के बाद हरदयाल सिंह ने दरबार में महाराज से अर्ज किया, कई रोज हो गए ताबेदार को आए, वहां बहुत खर्च होता होगा, अब रुखसत मिलती तो अच्छा था। और महाराज ने भी ये फरमाया था कि आती दफा तेज सिंह को साथ लेते आना, अब जैसी मर्जी हो। राजा सुरेंद्र सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम उसको अपने साथ लेते जाओ। ये कहकर एक खिलत दीवान हरदयाल सिंह को दिया और तेज सिंह को उनके साथ विदा किया। जाते समय तेज सिंह कुमार से मिलने आए। कुमार ने रोकर उनको विदा किया और कहा, मुझको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, मेरी हालत देखते जाओ। तेज सिंह ने बहुत कुछ ढांढस दिया और यहां से विदा हो उसी रोज विजयगढ़ पहुंचे। दूसरे दिन दरबार में दोनों आदमी हाजिर हुए और महाराज को सलाम करके अपनी अपनी जगह बैठे। तेज सिंह ने महाराज से राजा सुरेंद्र सिंह की कुशल क्षेम पूछी, जिसको उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी के साथ बयान किया। इसी समय बद्रीनाथ भी राजा शिवदत्त की चिट्ठी लिए हुए आ पहुंचे और आशीर्वाद देकर चिट्ठी महाराज के हाथ में दे दी, जिसको पढ़ने के लिए महाराज ने दीवान हरदयाल सिंह को दिया। खत पढ़ते पढ़ते हरदयाल सिंह का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो गया। महाराज और तेज सिंह हरदयाल सिंह के मुंह की तरफ देख रहे थे। उसकी रंगत देखकर समझ गए कि खत में कुछ बेअदबी की बातें लिखी गई हैं। खत पढ़कर हरदयाल सिंह ने अर्ज किया, ये खत तलखिए में सुनने लायक है। महाराज ने कहा, अच्छा, पहले बद्रीनाथ के टिकने का बंदोबस्त करो, फिर हमारे पास दीवान खाने में आओ, तेज सिंह को भी साथ लेते आना। महाराज ने दरबार बर्खास्त कर दिया और महल में चले गए। दीवान हरदयाल सिंह पंडित बद्रीनाथ के रहने और जरूरी सामानों का इंतजाम कर तेज सिंह को अपने साथ ले कोर्ट में महाराज के पास गए और सलाम करके बैठ गए। महाराज ने शिवदत्त का खत सुनाने का हुक्म दिया। हरदयाल सिंह ने खत को महाराज के सामने ले जाकर अर्ज किया कि अगर सरकार खत पढ़ लेते तो अच्छा था। महाराज ने खत पढ़ा। पढ़ते ही आंखें मारे गुस्से के सुर्ख हो गई। खत फाड़ कर फेंक दिया और कहा, बद्रीनाथ से कह दो कि इस खत का जवाब यही है कि यहां से चले जाए। इसके बाद थोड़ी देर तक महाराज कुछ देखते रहे, तब रंज भरी धीमी आवाज में बोले, क्रूर के चुनारगढ़ जाते ही हमने सोच लिया था कि जहां तक बनेगा ये आग लगाने से न चूकेगा, और आखिर यही हुआ। खैर, मेरे जीते जी तो उसकी मुराद पूरी न होगी, साथ ही आप लोगों को भी अब पूरा बंदोबस्त रखना चाहिए। तेज सिंह ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, महाराज, इसमें कोई शक नहीं कि शिवदत्त अब जरूर फौज लेकर चढ़ आएगा, इसलिए हम लोगों को भी मुनासिब है कि अपनी फौज का इंतजाम और लड़ाई का सामान पहले से कर लें। यूं तो शिवदत्त की नीयत तभी मालूम हो गई थी जब उसने अय्यारों को भेजा था, पर अब उसमें कोई शक नहीं रहा। महाराज ने कहा, मैं इस बात को खूब जानता हूं कि शिवदत्त के पास 30,000 फौज है और हमारे पास सिर्फ 10,000, मगर क्या मैं डर जाऊंगा? तेज सिंह ने कहा, 10,000 फौज महाराज की और 5,000 फौज हमारे सरकार की, 15,000 हो गई। ऐसे कीदड़ के मारने को इतनी फौज काफी है। अब महाराज दीवान साहब को एक खत देकर नौगढ़ भेजे, मैं जाकर फौज ले आता हूं। बल्कि महाराज की राय हो तो कुंवर वीरेंद्र सिंह को भी बुला लें और फौज का इंतजाम उनके हवाले करें, फिर देखिए क्या कैफियत होती है। दीवान हरदयाल सिंह बोले, कृपानाथ, इस राय को तो मैं भी पसंद करता हूं। महाराज ने कहा, सो तो ठीक है, मगर वीरेंद्र सिंह को अभी लड़ाई का काम सुपुर्द करने को जी नहीं चाहता।
चाहे वो इस फन में होशियार हो, मगर क्या हुआ? जैसा सुरेंद्र सिंह का लड़का वैसा मेरा भी। मैं कैसे उसको लड़ने के लिए कहूंगा? और सुरेंद्र सिंह कब इस बात को मंजूर करेंगे? तेज सिंह ने जवाब दिया, महाराज की तरफ से इस बात का जरा भी ख्याल न करें। ऐसा नहीं हो सकता कि महाराज तो लड़ाई पर जाएं और वीरेंद्र सिंह घर बैठे आराम करें। उनका दिल कभी न मानेगा। राजा सुरेंद्र सिंह भी वीर हैं, कुछ कायर नहीं। वीरेंद्र सिंह को घर में बैठने न देंगे, बल्कि खुद भी मैदान पर बढ़कर लड़ें तो ताज्जुब नहीं। महाराज जय सिंह तेज सिंह की बात सुनकर खुश हुए और दीवान हरदयाल सिंह को हुक्म दिया, तुम राजा सुरेंद्र सिंह को शिवदत्त की गुस्ताखी का हाल और जो कुछ हमने उसका जवाब दिया है वो भी लिखो और पूछो कि आपकी क्या राय है। इस बात का जवाब आ जाने दो, फिर जैसा होगा किया जाएगा। और खत भी तुम ही लेकर जाओ और कल ही लौट आओ, क्योंकि अब देर करने का मौका नहीं है। हरदयाल सिंह ने बमूजिब हुक्म के खत लिखा और महाराज ने उस पर मुहर करके उसी वक्त दीवान हरदयाल सिंह को विदा कर दिया। दीवान साहब महाराज से विदा होकर नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। थोड़ा सा दिन बाकी था जब वहां पहुंचे। सीधे दीवान जीत सिंह के मकान पर चले गए। दीवान जीत सिंह खबर पाते ही बाहर आए। हरदयाल सिंह को लाकर अपने यहां उतारा और हालचाल पूछा। हरदयाल सिंह ने सब खुलासा हाल कहा। जीत सिंह गुस्से में आकर बोले, आजकल शिवदत्त के दिमाग में खलल आ गया है। हम लोगों को उसने साधारण समझ लिया है। खैर, देखा जाएगा, कुछ हर्ज नहीं। आप आज शाम को राजा साहब से मिले। शाम के वक्त हरदयाल सिंह जीत सिंह के साथ राजा सुरेंद्र सिंह से मुलाकात करने गए। वहां कुंवर भी बैठे थे। राजा साहब ने बैठने का इशारा किया और हालचाल पूछा। उन्होंने महाराज जयसिंह का खत दे दिया। महाराज ने खुद उस चिट्ठी को पढ़ा। गुस्से के मारे कुछ बोल न सके और खत कुंवर वीरेंद्र सिंह के हाथ में दे दिया। कुमार ने भी उसको बखूबी पढ़ा। इनकी भी वही हालत हुई। क्रोध से आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर तक सोचते रहे। इसके बाद हाथ जोड़कर पिता से अर्ज किया, मुझको लड़ाई का बड़ा हौसला है, यही हम लोगों का धर्म भी है। फिर ऐसा मौका मिले ना मिले, इसलिए अर्ज करता हूं कि मुझको हुक्म हो तो मैं अपनी फौज लेकर जाऊं और विजयगढ़ पर चढ़ाई करने से पहले ही शिवदत्त को कैद कर लाऊं। राजा सुरेंद्र सिंह ने कहा, उस तरफ जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम अभी विजयगढ़ जाओ। क्षत्रियों को लड़ाई से ज्यादा प्यारा बाप, बेटा, भाई, भतीजा कोई नहीं होता। इसलिए तुम्हारी मोहब्बत छोड़कर हुक्म देता हूं कि अपनी कुल फौज लेकर महाराज जयसिंह को मदद पहुंचाओ और नाम कमाओ। फिर जीत सिंह की तरफ देखकर बोले, फौज में मुनादी करा दो कि रात भर में सब लैस हो जाएं। सुबह को कुमार के साथ जाना होगा। इसके बाद हरदयाल सिंह से कहा, आज आप रह जाएं और कल अपने साथ ही फौज और कुमार को ले जाएं। ये हुक्म देकर राजमहल में चले गए। जीत सिंह दीवान हरदयाल सिंह को साथ लेकर घर गए और कुमार अपने कमरे में जाकर लड़ाई का सामान तैयार करने लगे। चंद्रकांता को देखने और लड़ाई पर चलने की खुशी में रात किधर गई कुछ मालूम ही न हुआ। बयान 22। सुबह होते ही कुमार नहा धोकर जंगी कपड़े पहन हथियारों को बदन पर सजा माँ बाप से विदा होने के लिए महल में गए। रानी से महाराज ने रात में ही सब हाल कह दिया था। वे इनका फौजी ठाट देखकर दिल में बड़ी खुश हुई। कुमार ने दंडवत कर विदा मांगी। रानी ने आंसू भरकर कुमार को गले लगाया और पीठ पर हाथ फेर कर कहा, जाओ बेटा, वीर पुरुषों में नाम करो, क्षत्रिय का कुल नाम रख, फतह का डंका बजाओ। शूरवीरों का धर्म है कि लड़ाई के वक्त माँ बाप, ऐश आराम किसी से मोहब्बत नहीं करते। सो तुम भी जाओ। ईश्वर करे लड़ाई में बैरी तुम्हारी पीठ न देखे। माँ बाप से विदा होकर कुमार बाहर आए। दीवान हरदयाल सिंह को मुस्तैद देखा। आप भी एक घोड़े पर सवार होकर रवाना हुए। पीछे पीछे फौज भी समुद्र की तरह लहर मारती चली।
जब विजयगढ़ के करीब पहुंचे तो कुमार घोड़े से उतर पड़े और हरदयाल सिंह से बोले, मेरी राय है कि इसी जंगल में अपनी फौज को उतारूं और सब इंतजाम कर लूं, तो शहर चलूं। हरदयाल सिंह ने कहा, आपकी राय बहुत अच्छी है। मैं भी पहले से चलकर आपके आने की खबर महाराज को देता हूं, फिर लौटकर आपको साथ लेकर चलूंगा। कुमार ने कहा, अच्छा जाइए। हरदयाल सिंह विजयगढ़ पहुंचे। कुमार के आने की खबर देने के लिए महाराज के पास गए और खुलासा हाल बयान करके बोले, महाराज, कुमार सेना सहित यहां से कोस भर पर उतरे हैं। यह सुनकर महाराज बहुत खुश हुए और बोले, फौज के वास्ते वो मुकाम बहुत अच्छा है, मगर वीरेंद्र सिंह को यहां ले आना चाहिए। तुम यहां के सब दरबारियों को ले जाकर इस्तकबाल करो और कुमार को यहां ले आओ। बमूजिब हुक्म के हरदयाल सिंह बहुत से सरदारों को लेकर रवाना हुए। ये खबर तेज सिंह को भी हुई। सुनते ही वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे और दूर से ही बोले, मुबारक हो। तेज सिंह को देखकर कुमार बहुत खुश हुए और हालचाल पूछा। तेज सिंह ने कहा, जो कुछ है सब अच्छा है, जो बाकी है अब बन जाएगा। ये कहकर तेज सिंह लश्कर के इंतजाम में लगे। इतने में दीवान हरदयाल सिंह भी दरबारियों के साथ आ पहुंचे और महाराज ने जो हुक्म दिया था वो कहा। कुमार ने मंजूर किया और सज सजाकर घोड़े पर सवार हो 100 फौजी सिपाही साथ ले महाराज से मुलाकात को विजयगढ़ चले। शहर भर में मशहूर हो गया कि महाराज की मदद को कुंवर वीरेंद्र सिंह आए। इसी वक्त किले में जाएंगे। सवारी देखने के लिए अपने अपने मकानों पर औरत मर्द पहले से ही बैठ गए और सड़कों पर भी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी की आंखें उत्तर की तरफ सवारों के इंतजार में थी। यह खबर महाराज को भी पहुंची कि कुमार चले आ रहे हैं। उन्होंने महल में जाकर महारानी से सब हाल कहा, जिसको सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई और बहुत सी औरतों के साथ, जिनमें चंद्रकांता और चपला भी थी, सवारी का तमाशा देखने के लिए ऊंची अटारी पर जा बैठी। महाराज भी सवारी का तमाशा देखने के लिए दीवान खाने की छत पर जा बैठे। थोड़ी देर के बाद उत्तर की तरफ से कुछ धूल उड़ती दिखाई दी और नजदीक आने पर देखा कि थोड़ी सी फौज सवारों की चली आ रही है। कुछ अरसा गुजरा तो साफ दिखाई देने लगा। कुछ सवार जो धीरे धीरे महल की तरफ आ रहे थे, फौलादी जर कवच पहने हुए थे, जिस पर डूबते सूर्य की किरणें पड़ने से अजब चमक दमक मालूम होती थी। हाथ में झंडेदार नेजा लिए, ढाल तलवार लगाए, जवानी की उमंग में अकड़े हुए बहुत ही भले मालूम पड़ते थे। उनके आगे आगे एक खूबसूरत, ताकतवर और जेवरों से सजे हुए घोड़े पर, जिस पर जड़ाऊ जीन कसी हुई थी और अटखेलियां कर रहा था, पर कुंवर वीरेंद्र सिंह सवार थे। सिर पर फौलादी टोप, जिसमें एक हुमा यानी एक काल्पनिक पक्षी के पर की लंबी कलगी लगी हुई थी। बदन में बेशकीमती लिबास के ऊपर फौलादी जेर पहने हुए थे। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गालों पर सुर्खी छा रही थी। बड़े बड़े पन्ने के दानों का कंठा और भुजबंद भी पन्ने का था, जिसकी चमक चेहरे पर पड़कर खूबसूरती को दूना कर रही थी। कमर में जड़ाऊ पेटी, जिसमें बेशकीमती हीरा जड़ा हुआ था, और पिंडली तक का जूता, जिस पर कौदे मोती का काम था। चमड़ा नजर नहीं आता था, पहने हुए थे। ढाल, तलवार, खंजर, तीर कमान लगाए एक गुर्ज करबूस में लटकता हुआ, हाथ में नेजा लिए घोड़ा कुदाते चले आ रहे थे। ताकत, जवामर्दी, दिलेरी और रुआब उनके चेहरे से ही झलकता था। दोस्तों के दिलों में मोहब्बत और दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा होता था। सबसे ज्यादा लुत्फ तो ये था कि जो 100 सवार संग में चले आ रहे थे, वे सब भी उन्हीं के हमसिन थे। शहर में भीड़ लग गई। जिसकी निगाह कुमार पर पड़ती थी, आंखों में चकाचौंध सी छा जाती थी। महारानी ने, जो वीरेंद्र सिंह को बहुत दिनों पर इस ठाठ और रुआब से आते देखा, 100 गुनी मोहब्बत आगे से ज्यादा बढ़ गई। मुंह से निकल पड़ा, अगर चंद्रकांता के लायक वर है तो सिर्फ वीरेंद्र। चाहे जो हो, मैं तो इसी को दामाद बनाऊंगी। चंद्रकांता और चपला भी दूसरी खिड़की से देख रहे थे।
चपला ने टेढ़ी निगाहों से कुमारी की तरफ देखा। वो शर्मा गई। दिल हाथ से जाता रहा। कुमार की तस्वीर आंखों में समा गई। उम्मीद हुई कि अब पास से देखूंगी। उधर महाराज की टकटकी बंद गई। इतने में कुमार किले के नीचे आ पहुंचे। महाराज से रहा न गया, खुद उतर आए और जब तक वे किले के अंदर आए महाराज भी वहां पहुंच गए। वीरेंद्र सिंह ने महाराज को देखकर उनके पैर छुए। उन्होंने उठाकर छाती से लगा लिया और हाथ पकड़कर सीधे महल में ले गए। महारानी उन दोनों को आते देख आगे तक बढ़ाई। कुमार ने चरण छुए। महारानी की आंखों में प्रेम का जल भर आया। बड़ी खुशी से कुमार को बैठने के लिए कहा। महाराज भी बैठ गए। बाएं तरफ महारानी, दाहिनी तरफ कुमार थे। चारों तरफ लौंडियों की भीड़ थी जो अच्छे अच्छे गहने और कपड़े पहने खड़ी थी। कुमार की नीची निगाहें चारों तरफ घूमने लगी, मानो किसी को ढूंढ रही हो। चंद्रकांता भी किवाड़ की आड़ में खड़ी उनको देख रही थी। मिलने के लिए तबीयत घबरा रही थी, मगर क्या करे, लाचार थी। थोड़ी देर तक महाराज और कुमार महल में रहे। इसके बाद उठे और कुमार को साथ लिए हुए दीवान खाने में पहुंचे। अपने खास आरामगाह के पास वाला एक सुंदर कमरा उनके लिए मुकर्रर कर दिया। महाराज से विदा होकर कुमार अपने कमरे में गए। तेज सिंह भी पहुंचे। कुछ देर चुहल में गुजरी। चंद्रकांता को महल में न देखने से इनकी तबीयत उदास थी। सोचते थे कि कैसे मुलाकात हो। इसी सोच में आंख लग गई। सुबह जब महाराज दरबार में गए, वीरेंद्र सिंह स्नान पूजा से छुट्टी पाकर दरबारी पोशाक पहने, कलंगी सरपेंच समेत सिर पर रख तेज सिंह को साथ ले दरबार में गए। महाराज ने अपने सिंहासन के बगल में एक जड़ाऊ कुर्सी पर कुमार को बैठाया। हरदयाल सिंह ने महाराज की चिट्ठी का जवाब पेश किया जो सुरेंद्र सिंह ने लिखा था। उसको पढ़कर महाराज खुश हुए। थोड़ी देर बाद दीवान साहब को हुक्म दिया कि कुमार की फौज में हमारी तरफ से बाजार लगाया जाए और गल्ले वगैरह का पूरा इंतजाम किया जाए। किसी को किसी तरह की तकलीफ ना हो। कुमार ने अर्ज किया, महाराज सब सामान साथ आया है। महाराज ने कहा, क्या तुमने इस राज्य को दूसरे का समझा है? सामान आया है तो क्या हुआ, वो भी जब जरूरत होगी काम आएगा। अब हम कुल फौज का इंतजाम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। जैसा मुनासिब समझो बंदोबस्त और इंतजाम करो। कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखकर कहा, तुम जाओ, मेरी फौज के 3 हिस्से करके 2-2 हजार विजयगढ़ के दोनों तरफ भेजो और 1000 फौज के 10 टुकड़े करके इधर उधर 5-5 कोस तक फैला दो और खेमे वगैरह का पूरा बंदोबस्त कर दो। जासूसों को चारों तरफ रवाना करो। बाकी महाराज की फौज की कल कवायद देखकर जैसा इंतजाम होगा करेंगे। हुक्म पाते ही तेज सिंह रवाना हुए। इस इंतजाम और हमदर्दी को देख महाराज को और भी तसल्ली हुई। हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि फौज में मुनादी करा दो कि कल कवायद होगी। इतने में महाराज के जासूसों ने आकर अदब से सलाम कर खबर दी कि शिवदत्त अपनी 30,000 फौज लेकर सरकार से मुकाबले के लिए रवाना हो चुका है। 2-3 दिन तक नजदीक आ जाएगा। कुमार ने कहा, कोई हर्ष नहीं, समझ लेंगे। तुम फिर अपने काम पर जाओ। दूसरे दिन महाराज जयसिंह और कुमार एक हाथी पर बैठकर फौज की कवायद देखने गए। हरदयाल सिंह ने मुसलमानों को बहुत कम कर दिया था, तो भी 1000 मुसलमान रह गए थे। कवायद देखकर कुमार बहुत खुश हुए, मगर मुसलमानों की सूरत देखकर त्योरी चढ़ गई। कुमार की सूरत से महाराज समझ गए और धीरे से पूछा, इन लोगों को जवाब दे देना चाहिए। कुमार ने कहा, नहीं, निकाल देने से ये लोग दुश्मन के साथ हो जाएंगे। मेरी समझ में बेहतर होगा कि दुश्मन को रोकने के लिए पहले इन्हीं लोगों को भेजा जाए। इनके पीछे तोपखाना और थोड़ी फौज हमारी रहेगी। वे लोग इन लोगों की नीयत खराब देखने या भागने का इरादा मालूम पड़ने पर पीछे से तोप मारकर इन सभी की सफाई कर डालेंगे। ऐसा खौफ रहने से ये लोग एक दफा तो खूब लड़ जाएंगे। मुफ्त मारे जाने से लड़कर मरना बेहतर समझेंगे। इस राय को महाराज ने बहुत पसंद किया और दिल में कुमार की अक्ल की तारीफ करने लगे। जब महाराज फिरे तो कुमार ने अर्ज किया,
मेरा जी शिकार खेलने को चाहता है, अगर इजाजत हो तो जाऊं? महाराज ने कहा, हाँ, अच्छा, दूर मत जाना और दिन रहते लौट आना। यह कहकर हाथी बिठवाया। कुमार उतर पड़े और घोड़े पर सवार हो गए। महाराज का इशारा पा दीवान हरदयाल सिंह ने 100 सवार साथ कर दिए। कुमार शिकार के लिए रवाना हुए। थोड़ी देर बाद एक घने जंगल में पहुंचकर 2 सांभर तीर से मारकर फिर और शिकार ढूंढने लगे। इतने में तेज सिंह भी पहुंचे। कुमार ने पूछा, क्या सब इंतजाम हो चुका जो तुम यहां चले आए? तेज सिंह ने कहा, क्या आज ही हो जाएगा? कुछ आज हुआ, कुछ कल दुरुस्त हो जाएगा। इस वक्त मेरे जी में आया कि चलें जरा उस तहखाने की सैर कराएं जिसमें अहमद को कैद किया है। इसलिए आपसे पूछने आया हूं कि अगर इरादा हो तो आप भी चलिए। हाँ, मैं भी चलूंगा, कहकर कुमार ने उस तरफ घोड़ा फेरा। तेज सिंह भी घोड़े के साथ रवाना हुए। बाकी सभी को हुक्म दिया कि वापस जाएं और दोनों सांभरों का जो शिकार किए हैं उठवा लिए जाएं। थोड़ी देर में कुमार और तेज सिंह तहखाने के पास पहुंचे और अंदर घुसे। जब अंधेरा निकल गया और रोशनी आई तो सामने एक दरवाजा दिखाई देने लगा। कुमार घोड़े से उतरे। अब तेज सिंह ने कुमार से पूछा, भला ये कहिए कि आप ये दरवाजा खोल भी सकते हैं या नहीं? कुमार ने कहा, क्यों नहीं, इसमें क्या कारीगरी है? ये कह झट आगे बढ़ शेर के मुंह से जबान बाहर निकाल दी। दरवाजा खुल गया। तेज सिंह ने कहा, याद तो है। कुमार ने कहा, क्या मैं भूलने वाला हूं? ये दोनों अंदर गए और सैर करते करते चश्मे के किनारे पहुंचे। देखा कि अहमद और भगवान दास एक चट्टान पर बैठे बातें कर रहे हैं। पैर में बेड़ी पड़ी है। कुमार को देख दोनों उठ खड़े हुए, झुककर सलाम किया और बोले, अब तो हम लोगों का कसूर माफ होना चाहिए। कुमार ने कहा, हाँ, थोड़े रोज और सब्र करो। कुछ देर तक वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह टहलते और मेवों को तोड़कर खाते रहे। इसके बाद तेज सिंह ने कहा, अब चलना चाहिए, देर हो गई। कुमार ने कहा, चलो। दोनों बाहर आए। तेज सिंह ने कहा, इस दरवाजे को आपने खोला है, आप ही बंद कीजिए। कुमार ने यह कहकर, अच्छा लो, हम ही बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद कर दिया और घोड़े पर सवार हुए। जब विजयगढ़ के करीब पहुंचे तो तेज सिंह ने कहा, अब आप जाइए, मैं जरा फौज की खबर लेता हुआ आता हूं। कुमार ने कहा, अच्छा जाओ। ये सुनकर तेज सिंह दूसरी तरफ चले गए और कुमार किले में चले आए। घोड़े से उतरकर कमरे में गए, आराम किया। थोड़ी रात बीते तेज सिंह कुमार के पास आए। कुमार ने पूछा, कहो तेज सिंह, क्या हाल है? तेज सिंह ने कहा, सब इंतजाम आपके हुक्म मुताबिक हो गया। आज दिन भर में 1 घंटे की छुट्टी न मिली जो आपसे मुलाकात करता। यह सुनकर वीरेंद्र सिंह हंस पड़े और बोले, कैसी बातें करते हो? दोपहर तक तो हम साथ रहे, इस पर कहते हो कि मुलाकात न हुई। यह सुनते ही तेज सिंह चौंक पड़े और बोले, ये आप क्या कहते हैं? कुमार ने कहा, कहते क्या है, तुम मेरे साथ उस तहखाने में नहीं गए थे जहां अहमद और भगवान दत्त बंद है? अब तो तेज सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया और कुमार का मुंह देखने लगे। तेज सिंह की ये हालत देखकर कुमार को भी ताज्जुब हुआ। तेज सिंह ने कहा, भला ये तो बताइए कि मैं आपसे कहां मिला था, कहां तक साथ गया और कब वापस आया? कुमार ने सब कुछ कह दिया। तेज सिंह बोले, बस आपने चौका फेरा। अहमद और भगवान दत्त के निकल जाने का तो इतना गम नहीं है, मगर दरवाजे का हाल दूसरे को मालूम हो गया, इसका बड़ा अफसोस है। कुमार ने कहा, तुम क्या कहते हो, समझ में नहीं आया। तेज सिंह ने कहा, ऐसा ही समझते तो धोखा क्यों खाते? तब न समझे थे तो अब समझिए कि शिवदत्त के अय्यारों ने धोखा दिया और तहखाने का रास्ता देख लिया। जरूर ये काम बद्रीनाथ का है, दूसरे का नहीं। ज्योतिषी उसको रमल के जरिए से पता देता है। ये सुनकर कुमार दंग हो गए और अपनी गलती पर अफसोस करने लगे।
तेज सिंह ने कहा, अब जो होना था सो हो गया, उसका अफसोस काहे का। मैं इस वक्त चाहता हूं, कैदी तो निकल गए होंगे मगर मैं जाकर ताले का बंदोबस्त करूंगा। कुमार ने पूछा, ताले का बंदोबस्त क्या करोगे? तेज सिंह ने कहा, उस फाटक में और भी 2 ताले जो इससे ज्यादा मजबूत हैं। उन्हें लगाने और बंद करने में बड़ी देर लगती है, इसलिए उन्हें नहीं लगाता था मगर अब लगाऊंगा। कुमार ने कहा, मुझे भी वो ताला दिखाओ। तेज सिंह ने कहा, अभी नहीं, जब तक चुनारगढ़ फतह न पाएंगे न बताएंगे, नहीं तो फिर धोखा होगा। कुमार ने कहा, अच्छा तुम्हारी मर्जी। तेज सिंह उसी वक्त तहखाने की तरफ रवाना हुए और सवेरा होने से पहले ही लौट आए। सुबह को कुमार जब सोकर उठे तो तेज सिंह से पूछा, कहो तेज सिंह, तहखाने का क्या हाल है? उन्होंने जवाब दिया, कैदी तो निकल गए मगर ताले का बंदोबस्त कराया हूं। नहा धोकर कुछ खाकर कुमार को तेज सिंह दरबार में ले गए। महाराज को सलाम करके दोनों आदमी अपनी अपनी जगह बैठ गए। आज जासूसों ने खबर दी कि शिवदत्त की फौज और पास आ गई है, अब 10 कोस पर है। कुमार ने महाराज से अर्ज किया, महाराज, अब मौका आ गया है कि मुसलमानों की फौज दुश्मनों को रोकने के लिए आगे भेजी जाए। महाराज ने कहा, अच्छा भेज दो। कुमार ने तेज सिंह से कहा, अपना एक तोपखाना भी इस मुसलमानी फौज के पीछे रवाना करो। फिर कान में कहा, अपने तोपखाने वाले को समझा देना कि जब फौज की नीयत खराब देखें तो जिंदा किसी को न जाने दें। तेज सिंह इंतजाम करने के लिए चले गए। हरदयाल सिंह को भी साथ लेते गए। महाराज ने दरबार बर्खास्त किया और कुमार को साथ ले महल में पधारे। दोनों ने साथ ही भोजन किया। इसके बाद कुमार अपने कमरे में चले गए। छटपटाते रह गए मगर आज भी चंद्रकांता की सूरत न दिखी। लेकिन चंद्रकांता ने आड़ से इनको देख लिया।